हेलो फ्रेंड्स, गिट सीखने की इस अमेजिंग सीरीज के अंदर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम गिट के ऐसे पावरफुल फीचर के बारे में बात करेंगे जिसे जानने के बाद में आपको कई ऐसी नई नई चीजें समझ में आएगी जिनका आज तक सिर्फ आपने नाम ही सुना था। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के फटाफट शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो जैसा कि मेरा पढ़ाने का तरीका है, अपन डायरेक्टली इस टॉपिक के ऊपर मूव ना होके हम सबसे पहले बैकग्राउंड जानते हैं कि ये टॉपिक क्यों आया, क्यों इसको लाया गया और एक्चुअल में ये है क्या। तो देखिए फ्रेंड्स, आपने सुना होगा ओपन सोर्स। अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो आपको फर्स्ट ईयर से लेके आज तक आपने ये वर्ड जरूर सुना होगा, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। ठीक है, अब ओपन सोर्स प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है कि ऐसे प्रोजेक्ट जिन पे कोई भी आदमी आके काम कर सकता है, कोई भी अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है। जैसे मान लीजिए कि गूगल ने एंड्रॉयड बनाया, ठीक है, या गूगल ने खरीदा, जो भी है, उसके बाद में गूगल ने इसको ओपन सोर्स कर दिया। अभी एंड्रॉयड क्या है? ओपन सोर्स है। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं, एंड्रॉयड ओपन सोर्स है ना? इज एंड्रॉयड ओपन सोर्स? यस, एंड्रॉयड इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल डिवाइस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड है वो किसी एक आदमी ने पहले लिखा होगा। अब जैसे हम क्या करते हैं, अगर हमने कोई प्रोजेक्ट बनाया है, हमने व्हाट्सएप एप्लीकेशन बनाई है, तो उसका कोड हम क्या कर रखते हैं? अपने पास ही रखते हैं, हम दूसरों को नहीं देते हैं। और फिर क्या करते हैं? इस कोड को अपन मार्केट के अंदर लाते हैं और इससे पैसा कमाते हैं। लेकिन एंड्रॉयड वालों ने क्या किया, भाई भले आदमी थे, उन्होंने क्या किया, एंड्रॉयड का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया या फिर ये लाइनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। और जब ये एकदम परफेक्ट बन गया तो इसका जितना भी कोड था इसको कहीं ओपन सोर्स खुली जगह रख दिया। ठीक है, और लोगों को क्या बोला, भाई ये कोड है, ये लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड है, आप इस कोड को कॉपी कर लो अपने पास और इसके अंदर कुछ भी चेंजेस करो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। चेंजेस करके मार्केट में बेचो, हमको कोई तकलीफ नहीं है, आप अपने हिसाब से चेंजेस करो। जैसे विंडोज के अंदर अगर आप देख रहे हो, यहाँ नीचे देखना, विंडोज के अंदर ये आइकन ऐसा दिखता है, ये ऐसा दिखता है, ये टास्क बार ऐसा दिखता है। क्या आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो? नहीं कर सकते। लाइनक्स के अंदर आप कुछ भी कस्टमाइज कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि लाइनक्स का जितना भी कोड है वो कहीं पर पड़ा हुआ है, आप उस कोड को कॉपी करो, उसके अंदर चेंजेस करो और नया ऑपरेटिंग सिस्टम बना लो। लेकिन विंडोज के साथ ऐसा नहीं है, विंडोज एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट नहीं है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ही इसके वर्जन रिलीज करती है, बाकी अथॉरिटीज के पास ये पावर नहीं है। क्यों? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का कोड अपने पास नहीं है। अब देखिए, मैं बात कर रहा था मान लीजिए एंड्रॉयड की या लाइनक्स की, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो मैंने क्या कहा कि किसी आदमी ने इसका कोड लिखा और लिखने के बाद में इसको एक जगह रख दिया। मान लीजिए कि वो ये है गिटहब। तो गिटहब पे उन्होंने क्या किया कि एक पब्लिक रेपोजिटरी बना के और वहां पे ये एंड्रॉयड का कोड रख दिया। अब ये क्या है? ओरिजिनल एंड्रॉयड का कोड है। चलिए मैं थोड़ा डायग्राम सही बनाता हूं कि सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या किया, किसी ने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड लिखा, कोड डेवलप किया, उसके बाद में उन्होंने क्या किया, इसको गिटहब पे डाल दिया। ठीक है, अब मान लीजिए गिटहब पे क्या किया, उन्होंने एक रेपोजिटरी बनाई जिसका नाम दे दिया एंड्रॉयड। ठीक है, और इसके अंदर एंड्रॉयड की सारी फाइलें पड़ी है और इसको इन्होंने पब्लिक बना दिया। अब देखिए, पब्लिक बनाते क्या होगा, इस कोड को कोई भी आदमी देख सकता है। अब अगर कोई भी आदमी देख सकता है तो कोई भी आदमी इसको अपने लोकल सिस्टम पे डाउनलोड करके, अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये सारी चीजें, डाउनलोड करके इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करके और नया ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकता है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, आप देखोगे कि Xiaomi के मोबाइल के अंदर भी एंड्रॉयड 12 आता है, ओप्पो के मोबाइल के अंदर भी एंड्रॉयड 12 आता है और सैमसंग के मोबाइल के अंदर भी एंड्रॉयड 12 आता है। लेकिन आप देखोगे इन तीनों का इंटरफेस, इन तीनों की डिजाइन सब अलग होती है। अलग क्यों होती है? जो ओरिजिनल एंड्रॉयड था, जो गूगल रिलीज करता है या जो भी, अभी मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें। जो ओरिजिनल एंड्रॉयड था, एंड्रॉयड 12 का कोड उन्होंने क्या किया, गूगल ने एक जगह बना के रख दिया कि भाई ये है एंड्रॉयड 12 का कोड।
अब क्या किया, इन कंपनीज ने क्या किया, इस कोड को कॉपी किया, एंड्रॉइड 12 के कोड को, और अपने अपने हिसाब से उसमें कुछ कुछ चेंजेस कर दिए। क्यों कर दिए? क्योंकि ये कोड गूगल ने ओपन सोर्स कर रखा है कि भाई कोई भी आदमी आओ, इसके अंदर अपना चेंजेस करो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। अब इसके अंदर एक चीज आती है कि ये मान लीजिए एंड्रॉइड का ओरिजिनल कोड था, ठीक है, एंड्रॉइड का ओरिजिनल कोड था, जिसका मालिकाना हक किसके पास है? गूगल के पास। यानी कि सबसे पहले गूगल ने इसके अंदर एंड्रॉइड 12 के जितने भी चेंजेस है वो करके यहां पे रख देता है, फिर बाकी कंपनियां, ये मान लीजिए गिटहब पे है, और फिर बाकी कंपनियां इससे अपने अपने हिसाब से इसको कॉपी करके और इसके अंदर चेंजेस ला देती है। अब एक चीज देखिए, जब बाकी कंपनियां अपने अपने हिसाब से चेंजेस करती है तो उनको भी तो टेंशन रहती है ना कि भाई जो गूगल के पास ये जो एंड्रॉइड वाला कोड है ये बिल्कुल परफेक्ट हो, ये बिल्कुल परफेक्ट हो, इसके अंदर नए नए फीचर आते रहे, तो इसके लिए गूगल अकेला ही मेहनत क्यों करे? तो सैमसंग, ओप्पो, श्याओमी जितनी भी कंपनी है वो भी आके गूगल की हेल्प करती है। गूगल की हेल्प कैसे करती है? वो कहती है कि देखो गूगल, जो एंड्रॉइड 12 हमने पिछली बार रिलीज किया था और अब हम एंड्रॉइड 13 रिलीज करने जा रहे हैं, एंड्रॉइड 12 में ये कमियां थी, तो मान लीजिए कि इनमें से कोई कमी को शाओमी कंपनी ने फिक्स कर दिया था, किसी को एप्पल ने फिक्स कर दिया था, और किसी को कोड हाउस के किसी एक डेवलपर ने एक बग को फिक्स कर दिया था, ठीक है। तो हम सब ने अपने अपने हिसाब से चेंजेस कर दिए। लेकिन दिक्कत क्या है कि जो भी हम चेंजेस करते हैं वो अपन डायरेक्टली इस ब्रांच के अंदर चेंजेस नहीं कर सकते कभी भी। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर मान लीजिए हमने डायरेक्टली यहीं पे चेंजेस कर दिया तो जो गूगल का अच्छा भला चलता हुआ कोड था वो तो खराब हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा। फिर सब लोग अगर यहीं से कॉपी बनाएंगे तब तो सबके पास गड़बड़ कोड चला जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मैं मजे मजे के अंदर यहाँ पे आके कुछ ना कुछ छेड़खानी कर दिया, अब छेड़खानी करते ही ये तो पूरा कोड करप्ट हो गया। अब मान लीजिए कि एंड्रॉइड का नया वर्जन आया, सैमसंग ने सबने इन्होंने कॉपी किया और जब लॉन्च किया तो पूरा पूरा गड़बड़ हो गया। तो देखिए ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में काम किस तरीके से होता है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, और आज का टॉपिक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के ऊपर ही है। ध्यान से सुनिए कि सबसे पहले कोई एक आदमी, कोई एक टीम, कोई एक कंपनी एक प्रोजेक्ट की शुरुआत करती है और वो प्रोजेक्ट को कुछ पार्ट को डेवलप करके इसको कहीं पर पब्लिकली रख देती है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे पब्लिकली रखती है। तो मान लीजिए ये उन्होंने गिटहब पे पब्लिकली रख दिया। अब पब्लिकली जैसी चीजें पब्लिक होती है, बढ़िया चीज होती है, फ्री होती है, तो लोग क्या होते हैं कि इसको अपने अपने हिसाब से आगे काम में लेने लग जाते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया जो मान लीजिए कि कैमरा की क्वालिटी को 150% बढ़ा देगा, ठीक है, कैसे भी करके। तो अब क्या किया मैंने, बड़ी मेहनत करके इसका कोड लिखा, कुछ लिखा, फिर मैंने सोचा कि चलो यार दुनिया का भला करते हैं, सब कंपनी को ये फीचर फ्री में दे देते हैं। तो जैसे ही मैंने अपने कोड को पब्लिक किया, शाओमी, गूगल, नोकिया, सब कंपनियों ने क्या किया, इसको कॉपी करके अपने अपने हिसाब से और एनहांसमेंट करके इस पे काम करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद में क्या किया कि गूगल वालों ने कहा कि देखो भाई प्रकाश, मान लीजिए इस प्रोजेक्ट का मालिक प्रकाश है, गूगल ने कहा कि प्रकाश तुम्हारा कोड है वो 150% क्षमता को बढ़ा रहा है, बहुत अच्छा कोड है, लेकिन हमने इसके एक छोटे से बग को फिक्स कर दिया है। उस बग को फिक्स करने से अब ये 150% ना बढ़ा के 250% बढ़ा देगा। तो मैं कहूंगा अरे यार सच में? तो गूगल बोलेगा देख तुमने हमारे लिए इतना किया, तुमने हमारे लिए 150 वाला कोड मेहनत करके लिखा, तो देखो मैंने तुम्हारे कोड के अंदर कुछ कुछ चेंजेस किए हैं इन 4 फाइलों के अंदर। अगर तुम ये चेंजेस अपने यहां पे रख लेते हो तो आगे जब भी कोई लोग इससे कॉपी करेंगे तो उनको 250% का एनहांसमेंट मिलेगा। तो एट द एंड फायदा किसका हो रहा है? नाम किसका हो रहा है? मेरा हो रहा है। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल मालिक तो मैं हूं, लेकिन मेरे कोड को कॉपी करके लोग इसके अंदर एनहांसमेंट करके वापस मेरे को लाके दे रहे हैं। अब एक चीज बताइए, गूगल ने अपने हिसाब से चेंज किया और वो अगर चुपचाप इसके अंदर आके चेंज कर देता तो भले ही वो 250% बढ़ाए, लेकिन क्या पता उसके अंदर कुछ बग हो। तो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले लोग एक प्रोजेक्ट को, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट को कॉपी करते हैं, अपने हिसाब से चेंजेस करते हैं, फिर इस चेंजेस को ओरिजिनल जो मालिक है उसको लाके बोलते हैं कि भाई देखो मैंने ये चेंजेस किए हैं, आप एक बार अपने हिसाब से इन चेंजेस को वेरीफाई कर लो, और अगर बढ़िया चेंजेस लगे आपको तो आप अपने इस ओरिजिनल कोड के अंदर इस वाले चेंजेस को भी ऐड कर दो, ठीक है, जो गूगल कंपनी ने किया। अब इससे गूगल का क्या फायदा होगा? गूगल का नाम होगा कि गूगल ने इस फीचर पे एनहांसमेंट किए। मेरा क्या नाम होगा? क्योंकि शुरुआत में मैंने इस प्रोजेक्ट को बनाया है और आज देखो मेरा नाम हो रहा है कि प्रकाश ने एक छोटे से प्रोजेक्ट को बनाया, आज इसके अंदर देखो गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां कंट्रीब्यूट करके आगे कुछ ना कुछ एनहांसमेंट कर रही है। इसीलिए क्या होता है,
आप देखिए कि लाइनक्स जब शुरू में आया था तो बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं था, लेकिन धीरे धीरे इतना पॉपुलर बन गया। क्यों? क्योंकि लाइनक्स के अंदर पूरी दुनिया के जो बढ़िया बढ़िया डेवलपर है वो अपने अपने फीचर ऐड कर रहे हैं। और माइक्रोसॉफ्ट के अंदर क्या हो रहा है कि ओनली माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के लोग ही, मान लीजिए 10,000 लोग हैं, यही अपने आइडिया को इसमें डाल रहे हैं। लेकिन लाइनक्स के अंदर पूरी दुनिया के जितने भी डेवलपर हैं वो सारे आइडिया को डाल रहे हैं। इसलिए क्या होता है कि एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट बहुत जल्दी से इवॉल्व होता है। लेकिन इसका फायदा, इसका नुकसान क्या है कि इससे आप पैसा नहीं कमा सकते ज्यादा। क्यों? क्योंकि अब मान लीजिए कि आप कहोगे कि हाँ गूगल तुम ये कोड मुझे दे दो, और उसके बाद में आपने इसको प्राइवेट कर दिया कि अब तो मैं तो इस कोड को पैसे पे बेचूंगा, तो वो चीज इसमें नहीं होती ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इसमें अपने इतनी चर्चा की, इतनी बात की, इसमें गिट का कहां पे रोल आता है। तो देखिए मैंने क्या कहा, गिट क्या है? गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है और इसकी हेल्प से मल्टीपल डेवलपर एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मान लीजिए मेरा एक ये ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, ठीक है, या ये किसी गूगल कंपनी का एंड्रॉइड का ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। ये है एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूं कोई भी डेवलपर, जैसे ये गूगल का कोड है, ये गिटहब पे पड़ा हुआ है। अब मैं क्या चाहता हूं कि यार मैं इस एंड्रॉइड के ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने हिसाब से मॉडिफाई करना चाहता हूं। मैं अपने मोबाइल के अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई करना चाहता हूं और एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड की हेल्प से बनाना चाहता हूं जो गूगल के इस ऑपरेटिंग सिस्टम की तुलना में कई गुना फास्ट हो, ऑप्टिमाइज हो। ठीक है, जो आईओएस को भी टक्कर दे दे। तो मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्टली तो इस कोड के अंदर चेंज नहीं कर सकता। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, जो गूगल का ये कोड है, ध्यान रखिए ये सिर्फ पब्लिक कोड पे ही अप्लाई होगा, पब्लिक ओपन सोर्स कोड पे। ठीक है, अदरवाइज ये चीज अप्लाई नहीं होगी। तो मैं सबसे पहले इस पब्लिक कोड को लूंगा और इसको कॉपी करूंगा। ठीक है, और कॉपी करके जो मेरा गिटहब का अकाउंट है उस पर इसकी एक कॉपी बना लूंगा। मान लीजिए ये गूगल का गिटहब अकाउंट है, गूगल गिटहब अकाउंट, और ये मेरा गिटहब अकाउंट है, मेरा गिटहब अकाउंट है। ठीक है, तो ये गूगल का एंड्रॉइड प्रोजेक्ट है। तो मैं क्या किया, सबसे पहले क्योंकि ये पब्लिकली है, ओपन सोर्स है, मैं इसको कॉपी करके कैसे ही करके अपने इस रिमोट रिपोजिटरी पे ले आऊंगा, अपने गिटहब पे ले आऊंगा। अब जब ये कोड मेरे गिटहब पे आ जाएगा तो मैं क्या करूंगा, इसको अपने लोकल मशीन पे पुल करके उसके अंदर सारा सारा चेंजेस कर दूंगा। ठीक है, जब भी मेरे को 1 महीना चेंजेस करूं, 2 महीने चेंजेस करूं, 5 महीना चेंजेस करूं, मान लीजिए मैंने इसके अंदर अपने चेंजेस कर दिए हैं। अब जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम बना है वो गूगल के ऑपरेटिंग सिस्टम की तुलना में 150% फास्ट और ऑप्टिमाइज है। अब मैं चाहता हूं कि चलो ये जो मैंने बनाया है इसको मैं गूगल को बोलना चाहता हूं, ये सारी दुनिया को बताना चाहता हूं कि भाई देखो मैंने ऐसा ऐसा चेंजेस किया है, जिसकी अगर जो चेंजेस अगर आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डालते हो तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 150% फास्ट हो जाएगा। अभी जो Xiaomi कंपनी है, जो Oppo कंपनी है, वो सिर्फ इस एंड्रॉइड के बारे में जानती है, इसके बारे में नहीं जानती है। क्यों? क्योंकि ये तो मेरे पास पड़ा है। तो मैं क्या किया, अपना एक कोड लाके गूगल को दिया, गूगल ने इसको क्या किया, रिव्यू किया, और रिव्यू करके अपने इस ओरिजिनल कोड के अंदर मर्ज कर दिया। अब अगर Xiaomi, Oppo, Vivo जो भी इसको कॉपी करेगी तो इसमें क्या आएगी, मेरी जो ऑप्टिमाइजेशन वाला कोड है वो भी आ जाएगा, और बकायदा मेरा नाम आएगा कि भाई ये कोड है, ये काम है, ये प्रकाश ने फिक्स किया है। तो सोचिए पूरी दुनिया के सामने मेरा नाम हो रहा है, और उसके बाद में मुझे कई सारे जॉब ऑफर्स आते हैं। ठीक है, तो आपको हो सके उतना ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए। तो देखिए इस सब के लिए काम आता है गिट फोर्क, यानी फोर्क। आप सिंपल ये कहिए कि आज हम पढ़ेंगे फोर्क के बारे में। फोर्क क्या है, एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट को अपनी गिट रिपोजिटरी पे उसको क्लोन कर लेते हो, उसको कॉपी कर लेते हो। ठीक है, उसके बाद में आप इसके अंदर जैसे मन चाहे चेंजेस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप डायरेक्टली इस रिपोजिटरी पे चेंजेस कभी भी नहीं कर सकते विदाउट इनकी परमिशन, जो इसका ओरिजिनल मालिक है। तो आप इसकी कॉपी करते हो, अपने हिसाब से इसके अंदर चेंजेस करते हो, और फिर ये चेंजेस इनको दे देते हो कि भाई आप इन चेंजेस को देख लो, मैंने आपके कोड में कुछ ना कुछ इश्यू फिक्स किया है। अगर इनको ये अच्छे लगते हैं तो ये क्या करते हैं, इस कोड को इसके अंदर मर्ज कर देते हैं, और आपका भी नाम हो जाता है, और आपके भी चेंजेस इसके अंदर आ जाते हैं। फिर यहां से जो भी इस कोड को कॉपी करेंगे आपके चेंजेस भी चले जाएंगे। तो इसीलिए मैंने इस टॉपिक का नाम रखा है, देखिए,
हाउ टू कंट्रीब्यूट ऑन ओपन सोर्स रेपोजिटरी, रेपोजिटरी यानी प्रोजेक्ट, यानी कि ओपन सोर्स रेपोजिटरी के अंदर हम किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम अपने जो भी दिमाग के, अगर हम कोई इश्यू फिक्स कर सकते हैं, अगर विंडोज के अंदर कोई बग आ जाता है तो विंडोज का तो अपन फिक्स नहीं कर सकते, लेकिन अगर लाइनक्स के अंदर कोई बग आ जाता है तो उसको हम किस तरीके से फिक्स करके लाइनक्स टीम को दे सकते हैं, ये हम आज की इस वीडियो में सीखेंगे। तो अब थ्योरी मुझे लगता है बहुत ज्यादा लंबी होगी, लेकिन आपको थ्योरी समझाना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब चलिए हम फटाफट चलते हैं प्रैक्टिकल की ओर। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, इस वीडियो के लिए हमारे एक सब्सक्राइबर ने भी रिक्वेस्ट की थी, तो मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि आप इसी तरीके से आगे और रिक्वेस्ट करते रहिए और हम अच्छे अच्छे टॉपिक लाते रहेंगे। अब सबसे पहले मैं अपने गिटहब अकाउंट पे चला जाता हूँ, तो github.com पे आ जाता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं अब अपने गिटहब अकाउंट पे आ चुका हूँ और सबसे पहले मान लीजिए कि हमें एक रेपोजिटरी को फॉर्क करना है, उसके अंदर हमें कंट्रीब्यूशन करना है। तो चलिए हम कौन सी सर्च करें, एंड्रॉइड सर्च करते हैं, ANDROID। तो ये देखिए हमारे पास कई सारी रेपोजिटरी आ गई। तो मान लीजिए कि हम इसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, नेक्स्ट क्लाउड स्लेश एंड्रॉइड, ठीक है। तो चलिए इसके अंदर हम आते हैं और अब आप ये देखिए, ये जो रेपोजिटरीज है ये किसी और की है और इसमें आप देखिए 202 लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूं, मान लीजिए मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में मुझे नॉलेज है, ये प्रोजेक्ट क्या करता है क्या नहीं करता है, और मैं इसके अंदर कुछ बग है उसको फिक्स करना चाहता हूं या जो भी करना चाहता हूं। तो सबसे पहले अगर मैं इसके अंदर डायरेक्टली कुछ चेंजेस करना चाहूं, तो आप देखिए अगर मैं यहाँ से डायरेक्टली कुछ ब्रांच बनाना चाहूं, जैसे टेस्ट नाम की, तो आप देखिए मुझे यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है नई ब्रांच बनाने का। चलिए मैं कोई भी एक फाइल में ट्राई करता हूँ चेंजेस करने का, जो जैसे ये वाली फाइल है, इसको मैं एडिट करता हूँ। तो आप देखिए मेरे को ये एडिट करने नहीं दे रहा है, ये क्या कह रहा है, यू नीड टू फॉर्क दिस रेपोजिटरी टू प्रपोज चेंजेस, यानी कि आप इस वाली डायरेक्टरी के अंदर, आप इस वाली रेपोजिटरी के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, आपको सबसे पहले इसको फॉर्क करना होगा। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। वापस मैं यहाँ पे आता हूँ। तो अब आप देखिए ये एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। अब आप अगर किसी भी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस करना चाहते हो, कुछ अपने सजेशन डालना चाहते हो या कुछ बग फिक्स करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको उसको क्लोन करना होगा अपने अकाउंट के अंदर। वो कैसे करेंगे, मैं एक बार आपको मेरा गिटहब का अकाउंट वापस से नई टैब में दिखा देता हूं। तो आप देखिए अभी मेरे पास इतनी रिपोजिटरीज है, कितनी है, ये इतनी है। देखिए इनमें से कोई भी एक एंड्रॉइड के नाम से शुरू नहीं होती है। लेकिन अब आप देखिए सबसे पहले मुझे जो ये वाली रेपोजिटरी है, इसका मालिक अभी कोई दूसरा है। अब मुझे इसका मालिक बनना पड़ेगा। सबसे पहले इसके अंदर चेंजेस करने से पहले हमें उस रेपोजिटरी का मालिक बनना पड़ता है। अब दूसरों के तो मैं मालिक बन नहीं सकता, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको फॉर्क करूंगा। जैसे ही मैं फॉर्क करूंगा, ये रेपोजिटरी कॉपी होके मेरे अकाउंट के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगी, इसका जितना भी कोड है। देखिए सबसे पहले ये बोल रहा है कि आपको इसको नाम क्या देना है, मैं बोल रहा हूँ एंड्रॉइड ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं क्रिएट फॉर पे क्लिक कर देता हूँ, थोड़ा सा वेट करता हूँ। तो अब आपको मैं अपने अकाउंट पे ले चलता हूँ। अभी देखिए मेरे अकाउंट में इतनी रेपोजिटरी है, जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, तो कहाँ गई मेरी एंड्रॉइड वाली, यहाँ नहीं दिख रही है। तो चलो यहाँ पे सर्च करते हैं ANDROID, ये देखिए कोड हाउस HPI टेक एंड्रॉइड। और अब आप देखिए जो इसके अंदर ओरिजिनल कोड था, ठीक है, ये तो चलो मेरी वाली दिखा रहा है। यहाँ पे चलते हैं और बैक चलते हैं। तो देखिए ये क्या है, ये ओरिजिनल वाला कोड था। मास्टर के अंदर हमेशा लेटेस्ट कोड रहता है, जो आपको पता है, वहीं से अपने को आगे फोर करके काम करना चाहिए और किसी भी ब्रांचेज के अंदर छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि मास्टर के अंदर ही सबसे वर्किंग कोड रखा होता है, ठीक है। चलो अब हमारे पास क्या आ गई, ये अपने पास आ गई। लेकिन ये कह रहा है कि भाई ओरिजिनली तो इसका मालिक कौन है, नेक्स्ट स्लैश क्लाउड एंड्रॉइड है, लेकिन अब आप इसके मालिक बन चुके हो। अब आप इसके अंदर अगर कुछ भी चेंजेस करना चाहो, जैसे मैं मान लीजिए कि इसके अंदर चेंजेस करना चाहूँ drone.yml के अंदर, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पे मुझे एडिट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे ये जो भी लिखा हुआ है, हमें नहीं पता क्या लिखा हुआ है, हम इसके अंदर कुछ भी एक चेंजेस करते हैं, हैज चेंजेस फ्रॉम कोड हाउस, ठीक है। आप यहाँ पे डायरेक्ट चेंजेस मत कीजिए, आप जैसे नॉर्मली गिट के अंदर काम करते हो, अभी आपको बताता हूँ।
आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे अब आपकी ये रेपोजिटरी आपकी है, तो अब आप नॉर्मली किस तरीके से काम करते हो, सबसे पहले इस रेपोजिटरी को लोकल पे लेंगे, उस पे काम करेंगे, इसमें चेंजेस पुश करेंगे, फिर इन चेंजेस को देंगे अपन नेक्स्ट क्लाउड को। ठीक है, अपन ये काम करेंगे। तो चलिए इसको करने के लिए सबसे पहले मैं जो ये रेपोजिटरी है इसको मेरी लोकल मशीन पे ले लेता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस यूआरएल को कॉपी कर लूँगा। ठीक है, विंडोज डी दबाता हूँ, यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ, न्यू फोल्डर गिट 4 के नाम से, और अब यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, अपने कौन है फाउंडर भैया को बुलाता हूँ, आप सीओ की हेल्प से भी कर सकते हो। और अब आप लिखिए गिट क्लोन और यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिए, और हो सकता है ये रेपोजिटरी अगर बड़ी हो तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये कितने एमबी की है, ये तो 250 एमबी की है यार, बहुत बड़ी लग रही है मुझे। चलो चलो चलो, इसको कंट्रोल सी दबा के रोकते हैं। ठीक है, कोई एक छोटी रेपोजिटरी पे चलते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी पे तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास इतना इंटरनेट नहीं है। तो चलिए फटाफट अपन कोई छोटी सी रेपोजिटरी पे चलते हैं, या फिर चलिए इसको करने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए कि आपकी ये लोकल मशीन पे रेपोजिटरी आ गई। ठीक है, अब आप इसके अंदर नॉर्मली काम कीजिए, जो भी आपको काम करना है उसके अंदर चेंजेस कमिट कीजिए, नई ब्रांच बनाइए, जो भी बनाइए, और उसके बाद आप चेंजेस पुश कर दीजिए इस वाली के अंदर, क्योंकि डायरेक्टली ये चेंजेस इस वाली के अंदर ही आएंगे। जैसे मैंने अभी ये एक कमिट इसके अंदर किया था, ठीक है, अपडेटेड ड्रोन वाईएमएल फाइल का, इस तरीके से आप मान लीजिए कि इसके अंदर अपने सारे चेंजेस कर दिए हैं। अब आपको क्या करना है, अब आप ये चाह रहे हो कि जो मैंने चेंजेस कर दिए हैं वो अब ये चेंजेस है ये इस वाली रिमोट रेपोजिटरी के अंदर चले जाए। डायरेक्टली नहीं जाएंगे, आपको रिक्वेस्ट करना होगा। मान लीजिए आपको जो भी बग फिक्स करना था आपने कर दिया, तो अब आपको क्या करना है, इस वाले कंट्रीब्यूट पे क्लिक करना है और इस वाले ओपन पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम अपने कोड को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जो नेक्स्ट वाली ओरिजिनल है इसके अंदर मर्ज कर दो। अब इसके जो मालिक है वो मर्ज करेंगे कि नहीं करेंगे वो उनकी मर्जी है, लेकिन हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। तो कोशिश करने के लिए आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको रखना है बेस रेपोजिटरी कौन सी रखनी है। तो आप चाहे तो उनमें मर्ज कर सकते हो, चाहे आप इनमें से किसी में भी कर सकते हो, लेकिन आपको बेस में रखना है आप किस वाले के अंदर मर्ज करना चाहते हो। तो हम ओरिजिनल नेक्स्ट क्लाउड के अंदर डालना चाहते हैं। ओरिजिनल नेक्स्ट क्लाउड की किस ब्रांच के अंदर, यहाँ पे अपन ने मास्टर सेलेक्ट कर लिया। अब हम किस रेपोजिटरी से डालना चाहते हैं, हम अपनी एंड्रॉइड वाली रेपोजिटरी के किस ब्रांच से, मास्टर ब्रांच से। तो जैसे ही आप ये सेलेक्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक ही चेंजेस है वो आपकी इस वाली रेपोजिटरी के अंदर जाने के लिए रेडी है। तो अब आपको क्या करना है, जैसे आप यहाँ पे देखने क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करोगे तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो इन रिक्वेस्ट में आ जाएगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अभी देखिए ये कई कई लोगों की रिक्वेस्ट कर रखी है। अब जैसे मैं यहाँ पे क्रिएट पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक करूंगा तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे मुझे एक नाम देना पड़ेगा, जिसे मैं लिख देता हूँ टेस्टिंग ट्यूटोरियल। अब मैं इसको क्या करता हूँ, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक करता हूँ। जैसे क्रिएट पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक किया तो देखिए होगा क्या, अब यहाँ पे एक पुल रिक्वेस्ट रेज हो चुकी है। अब ये पुल रिक्वेस्ट रेज कहाँ पे हुई, देखिए जो ये ओरिजिनल रेपोजिटरी यहाँ पे आ जाएगी। ये देखिए ये टेस्टिंग ट्यूटोरियल आ गई। अब क्या होगा कि जो इस रेपोजिटरी के मालिक है वो देखेंगे इसका कोड, वो मान लीजिए इसका कोड देखेंगे कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो ये फाइल चेंजेस पे जाएंगे और ये सारी चीजें देखेंगे, और जब उनको लगेगा कि भाई ये कोड सही है तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मर्जिंग इज ब्लॉक्ड है, वो यहाँ पे क्या करेंगे अप्रूव कर देंगे। ये उनके पास हक होगा अप्रूव करने का। जैसे ही अप्रूव करेंगे तो आपका कोड क्या होगा, इस वाली मेन रेपोजिटरी के अंदर चला जाएगा, और आपका भी नाम यहाँ पे आ जाएगा कि आपने भी इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर कंट्रीब्यूट किया है। अब मान लीजिए ये एक बहुत फेमस प्रोजेक्ट है और गूगल कंपनी बार बार इस प्रोजेक्ट पे नजर रखती है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन लोग क्या क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और उनको लगा कि अरे वाह कोड हाउस ने एक बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट किया है, तो ये क्या करेंगे यहीं से कोड हाउस को कॉन्टेक्ट करेंगे कि हम आपको हायर करना चाहते हैं, तो आप क्या हमारी कंपनी को ज्वाइन करेंगे, और इससे अपने को जॉब भी मिलती है, कई सारी चीजें होती है। ये तो बात की बातें हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको फोर्क वाला टॉपिक काफी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप बेझिझक मुझे पूछिए, लेकिन
ये टॉपिक आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि अभी तो मान लीजिए कि आपके करियर के शुरुआती साल है, 1-2 साल हुए हैं, आपको 5 साल हुए हैं, लेकिन जब आप जिंदगी में आगे जाओगे, जब आपको अच्छा नॉलेज होगा, तब आप क्या चाहोगे? आप ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के अंदर कंट्रीब्यूट करना चाहोगे। क्यों? क्योंकि आप भी चाहोगे कि दुनिया आपको जाने। आज चैट जीपीटी फेमस क्यों हुआ? क्योंकि चैट जीपीटी शुरुआत के अंदर ओपन सोर्स था। यानी कि चैट जीपीटी एक प्रोजेक्ट बनाया गया जीपीटी नाम का, और उसके अंदर दुनिया के कोई भी डेवलपर है जिनको एआई के बारे में नॉलेज है, वो नए नए फीचर ऐड करते गए, और देखिए फाइनली ये एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट था, कितना जल्दी आगे बढ़ा और गूगल जैसी कंपनी को टक्कर दे दिया। लेकिन अब क्या कर दिया गया है? इसको थोड़ा सा क्लोज सोर्स बना दिया गया है। क्यों? क्योंकि अब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इसके कुछ कुछ कोड को पब्लिकली नहीं रख रही है। क्यों नहीं रख रही है? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इस चैट जीपीटी के अंदर पैसा लगाया था, अपने डेवलपर लगाए थे। अब जब ये प्रोजेक्ट इतना फेमस हो गया, तो अब क्या वो चाह रहे हैं कि इसको थोड़ा सा प्राइवेट कर दे। तो आप कर सकते हो प्राइवेट, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया कैमरा की क्वालिटी को 150% बढ़ाने का, गूगल ने या किसी और लोगों ने इसके अंदर कंट्रीब्यूट करके इसके अंदर इतने इतने अच्छे फीचर डाल दिए। फिर मैंने क्या कहा? इसको प्राइवेट कर दिया और बोला कि अब तो मैं पैसे में बेचूंगा ये फीचर, किसी को लेना है तो लो, नहीं लेना तो मत लो। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस टॉपिक को यहीं पे खत्म करते हैं। जो भी आपके डाउट हो, क्वेश्चन हो, सजेशन हो, आप पोस्ट करते रहिए। और अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ और चीजें जानेंगे गिट के बारे में। चलिए बाय बाय, थैंक यू।